नमस्कार दोस्तों चलिए आज थोड़ी सी लीक से हट के बात कर लेते हैं। और लीक से हट के बात करने का मेरा मकसद ये नहीं है कि मैं आपके सामने कोई अजूबा या एक यूटोपियन या एक कपोल कल्पित या ऐसी बात को आदर्शवाद की करूं। मेरा मकसद वो नहीं है। मैं फिर से ये महसूस कर रहा हूं कि बदलाव जो हैं वो कभी किसी की इंतज़ार नहीं करते। आज हमारे पड़ोसी मुल्क के साथ हमारे रिश्ते कैसे हैं ये आपके सामने है। व्यवहारिक रूप से सतह पर जो बातें सामने आती हैं कि हम एक दूसरे के दुश्मन हैं और एक दूसरे को नेस्त नाबूद करने की बातें भी कई बार कह देते हैं। हम ये भूल जाते हैं वाजपेयी जी की बात कि सब कुछ बदला जा सकता है, भूगोल बदल सकता है, लेकिन पड़ोसी नहीं बदले जा सकते। तो हम लोग ये भी जुमले भूल जाते हैं और बहुत सारी नई बातें हमारे सामने आती हैं। लेकिन मित्रों, एक लहर नई चली है जिसकी तरफ आपका ध्यान मैं बांटना चाहता हूँ। वो लहर ये है, पिछले 4 साल से चल रही है, दबे पाँव चल रही है, लेकिन धीरे धीरे कभी वो सतह पर उभर कर भी आती है और कभी फिर वो दब जाती है, लेकिन वो समाप्त नहीं होती। वो लहर है कि कभी क्या भारत और पाकिस्तान में कोई रिश्ता कायम हो सकता है। पहला सवाल कुछ लोगों ने ये उठाया था कि दोनों में एकता हो जानी चाहिए। दोनों ने इतिहास से बहुत कुछ सीख लिया और एकता इस आधार पे हो जानी चाहिए कि उनकी विरासत एक है। ना मोहनजोदड़ो से, ना हड़प्पा से, ना तक्षशिला से पाकिस्तान कर सकता है और ना ही भारत कर सकता है। कुछ एक चीज़ें ऐसी हैं जो हमें जोड़ती हैं। श्री गुरु नानक देव के जन्म स्थान से ना पाकिस्तान कर सकता है, ना हम कर सकते हैं। ना श्री करतारपुर साहब से हमारा रिश्ता अलग हो सकता है, ना ननकाना साहब से हो सकता है। शहीद आज़म भगत सिंह की जब भी बात चलेगी हमें वो स्थान भी याद आएगा जहां उसने पहली बार आंख खोली, और वो स्थान भी याद आएगा जहां उसने शहादत ली। वो दोनों ही स्थान हमारे हिस्से में नहीं आ पाए, लेकिन हमारा भगत सिंह हमारा होते हुए भी अपने दोनों ठिकाने उसने उस धरती के चुने जो धरती आज पाकिस्तान की है। तो मित्रों, पहला सवाल ये पैदा होता है कि क्या कभी ऐसा हो सकता है, संभावनाएं विलय की। फ़िलहाल निकट भविष्य में ऐसी संभावनाएं कतई नज़र नहीं आती, लेकिन दुनिया में बहुत कुछ हुआ है। बर्लिन की दीवार जो है वो टूटी है हमारे सामने। सोवियत संघ जो एक बहुत विशाल देश था, अपने वक्त की एक महाशक्ति थी, महाबली कहते थे सोवियत नेताओं को, वो भी टूटे हैं और छोटे छोटे टुकड़ों में सोवियत संघ बटा है। रूस अलग है, अज़रबैजान अलग है, आर्मेनिया अलग है, वो आपस में भी लड़ रहे हैं। बहुत सारे हिस्से उसके हो गए हैं और ये स्थिति चेकोस्लोवाकिया की भी हुई। बहुत सारे देश परस्पर अलग भी हुए, टूटे हुए, टुकड़े हुए, लेकिन उसके बाद फिर कुछ एक देशों ने आपस में मिलकर पुराने भाईचारे के आधार पर मिलकर जीने का प्रयास भी किया है। ऐसी एक संभावना दूसरी जो व्यक्त की जा रही है, जिसमें हिस्टोरियंस भी शामिल हैं, जिसमें बहुत सारे इतिहासविद भी, बुद्धिजीवी भी और ये सोशल मीडिया वाले लोग भी शामिल हैं, वो है कि भारत पाक कन्फेडरेशन अर्थात महासंघ दोनों का एक बने। मित्रों, पहली बात तो यह कि भारत वो भारत नहीं रह गया जिसके हिस्से थे। कभी नेपाल भी था, कभी एक श्रीलंका भी होता था, कभी बांग्लादेश जो आज का है वो भी हिस्सा था, कभी पाकिस्तान है वो भी हिस्सा था, और एक इससे पीछे और इतिहास को खंगालेंगे तो अफ़गानिस्तान भी इसी हिस्से में नज़र आएगा। बहरहाल जिस भारतवर्ष का विभाजन हुआ 1947 में, वो भी अब 3 देशों में बटा हुआ है। एक तरफ बांग्लादेश है, एक तरफ पाकिस्तान है और एक तरफ हम हैं। 3 इकाइयाँ हैं। कभी एक महासंघ बनेगा भी तो वो भारत और पाकिस्तान के बीच में बनेगा। बांग्लादेश कभी भी अपना अस्तित्व अलग नहीं करना चाहेगा। उसके कारण है बांग्लादेश के पास। कारण सबसे बड़ा ये है कि बांग्ला संस्कृति जो है वो बिल्कुल अलग है, और यहाँ एक सबसे बड़ा जो जोड़ता है पाकिस्तान के बहुमत को या विशाल इलाके को, विशाल खित्ते को भारत से, वो पंजाब है। उधर का पंजाब और इधर के पंजाब में सांस्कृतिक कल्चरल जो साझ है, साझेदारी है, उसको आप बाकायदा पूरी तरह से हाशिए पे सरकार नहीं सकते, ये मुमकिन नहीं है। और ये सवाल बहुत सारे उठाए गए हैं। बहुत सारे सवाल इसलिए भी उठाए गए हैं, लोग जो इतिहासविद हैं वो बाकायदा इस बात का एग्जाम्पल देते हैं कि देखिए 1946 में पूरा जो अविभाजित पंजाब था, वहाँ पर सर सिकंदर हयात खां की एक सरकार थी।
उस सरकार में हिंदू भी थे, सिख भी थे और मुसलमान भी थे। और उस वक्त 1946 में आज़ादी मिलने से 1947 से सिर्फ 1 वर्ष पहले की बात मैं कर रहा हूँ, तब मीडिया वालों ने सिकंदर हयात से पूछा था क्या कोई संभावना आपको पाकिस्तान के बनने की नज़र आती है, तो उसने कहा कि पाकिस्तान बनने का तो सवाल ही नहीं है, ये जो कुछ सामने आ रहा है वो भी सिर्फ जिन्नास्तान है, पाकिस्तान नहीं है। पाकिस्तान नाम की कोई चीज़ इतिहास के या भूगोल के नक्शे पर मुमकिन नहीं है। सिकंदर हयात गए, उनके बाद दूसरे जो आ गए वो अलग से दूसरी सरकार जो बनी खिज़र हयात ख़ान की, तो खिज़र हयात ख़ान सिकंदर हयात के उत्तराधिकारी थे, तो उन्होंने भी यही बात दोहराई कि ये नामुमकिन है, पाकिस्तान नहीं बन सकता, इस नाम की कोई चीज़ नहीं बन सकती, क्योंकि ये एक ख़ित्ता ऐसा है जिसकी संरचना जो है वो साझेदारी के बेस पे आधार पे है। यहाँ की कल्चर, यहाँ की संस्कृति, जीना, खाना, पीना, लिखना, नृत्य करना, लोक नृत्य, लोक भाषाएं, सब कुछ मुहावरे, सब कुछ एक जैसे हैं, तो इनमें अलगाव हो नहीं सकता। लेकिन मित्रों, इन सारी बातों के बावजूद पाकिस्तान बना, और इतिहासकार अब ये स्वीकार करते हैं कि अगर जिन्ना उस वक्त केंद्रीय मंच पर ना होते तो शायद पाकिस्तान ना बन पाता, क्योंकि उनसे ज़्यादा सशक्त पाकिस्तान का प्रस्तावक और कोई भी नहीं था। और एक वक्त ये भी था कि जब अपने संघर्ष से जिन्ना ऊब गए थे और वो लंदन में जाके अपनी प्रैक्टिस निभाने लगे थे और वहाँ जाके प्रैक्टिस करने बैठ गए कि मुझे नहीं लगता कि मैं कुछ कर पाऊँगा, और उस वक्त लियाकत अली ख़ान और कुछ लोगों ने मिलकर उनको समझाया, उनमें जोश भरा। जोश भरने में डॉक्टर इकबाल का भी हिस्सा था, बहुत सारे चौधरी रहमत अली का हिस्सा था, और किसी तरह से उनको प्रेरित किया कि नहीं, आप अपना संघर्ष जो है वो यहाँ रह के जारी कीजिए। और उस शख्स को उस देश का निर्माता माना जाता है, यह हकीकत है हमारे सामने। जिस शख्स ने कभी इस्लाम के जो मूलभूत सिद्धांत है उनको कभी भी ज़िंदगी में धारण नहीं किया, लेकिन इस्लाम पर आधारित एक मुल्क का वो कायदे आज़म, वो संस्थापक कहलाया। ये कितनी बड़ी एक ऐतिहासिक विसंगति है जो हमारे सामने आई। तो इतिहास और भूगोल बहुत सारे रंग दिखाते हैं, कहने का मकसद ये है। उसके बाद MQM की बात मैं करता हूँ। MQM जो है मुहाजिरों की एक संस्था है, जो जिसके संस्थापक अल्ताफ़ हुसैन ने कई बार कहा कि ये कोई, अगर इन मुल्कों को ज़िंदा रहना है तो इनके सामने कोई विकल्प नहीं है कि ये एक कन्फेडरेशन, एक महासंघ स्थापित करें, क्योंकि दोनों मुल्कों की ये स्थिति नहीं है कि अलग अलग रह सकें, और अलग अलग रहेंगे तो सिवाय लड़ाई के, नफ़रत के और हिकारत के और एक दूसरे का नुकसान करने के अलावा ये कोई भी रचनात्मक काम नहीं कर पाएंगे। इनके लिए ज़रूरी है कि ये एक महासंघ ज़रूर बनाएं, कम से कम एक ऐसा सांझा पुल बनाएं जिसके द्वारा ये अपना तनाव जो है उससे मुक्त हो सकें और कुछ निर्माण की बात कर सकें। और 2016 में पहली बार सुनियोजित ढंग से ये चीज़ें चली। हमारे अडवाणी साहब वहाँ पाकिस्तान गए तो वहाँ डॉन के साथ, डॉन न्यूज़पेपर सबसे बड़ा है वहाँ का, उसके साथ स्पेशल इंटरव्यू में अडवाणी ने भी ये बात की वकालत की कि ये एक ना एक दिन, बेशक हमारी ज़िंदगी में आए या आने वाली पीढ़ी की ज़िंदगी में आए, ये दिन ज़रूर आएगा जिस दिन एक महासंघ ज़रूर बनेगा, कन्फेडरेशन ज़रूर बनेगा। और उस कन्फेडरेशन में हो सकता है कि आने वाले वक्त में बाकी सार्क के जो मुल्क हैं वो सारे के सारे शामिल भी हो जाएं। ये बात अलग है कि अपनी अलग पहचान को बनाए रखें, अपना भूगोल अलग बनाए रखें, लेकिन कुछ एक साझे मुद्दों पर वो लोग आपस में मिल बैठ कर ही चलें, ये बहुत ज़रूरी है। मित्रों, ये एक सिलसिला है जो मैंने प्रस्तुत किया है। ये मैं इसकी वकालत नहीं कर रहा, क्योंकि ये आने वाले वक्त के बारे में कुछ भी कहना मुमकिन नहीं है, लेकिन गवाही इतिहास भी इस बात की देता है कि बहुत सारी नामुमकिन बातें भी मुमकिन हुई हैं। इन्हीं संभावनाओं के मद्देनज़र हम भी दुआ तो कर सकते हैं कि कोई वो बकौल वो उस शेर के कि एक दरख्त ऐसा मोहब्बत का लगाया जाए जिसका हमसाये के आंगन में भी साया जाए। तो अगर हमसाये के आंगन में साया जाता है तो हमें ऐसे दरख्त लगाने चाहिए।
और उधर भी लगने चाहिए। अगर नहीं लगेंगे तो ये तनाव बना रहेगा। जब तक दुश्मनी का एहसास रहेगा तब तक ये है कि आप आपस में टकराते रहेंगे, और टकराहट ने मित्रों ज़िंदगी में ना किसी देश को दिया, ना किसी शख्स को दिया, ना किसी भूगोल के खंड को कोई भी चीज़ दी। टकराहट से ज़िंदगी में कुछ भी उपलब्ध नहीं किया जा सकता। आज इतना ही दोस्तों, विचार करते रहिए। शुक्रिया।